हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं पुष्प पौधों में लैंगिक जनन। पिछली क्लास के अंदर हमने परागण के कारक पढ़े थे, जैविक कारक व अजैविक कारकों का विस्तृत अध्ययन किया था। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं, वही प्रजनन युक्तियाँ। ये युक्तियाँ क्या होगी और ये जो सारी की सारी जो युक्तियाँ होती है वो पर परागण के लिए एक प्रकार का अनुकूलन है। तो जो एंजियोस्पर्म जो पौधे होंगे उसके अंदर अपन जानते हैं कि अधिकांश जो एंजियोस्पर्म पौधे होंगे वो उनके अंदर पुष्प जो होगा वो कैसा होगा, द्विलिंगी पुष्प। हम जानते हैं कि एक ऐसा पुष्प जिसके अंदर पुमंग और जायांग दोनों साथ साथ उपस्थित हो, तो ऐसे पुष्प को हम द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। तो यदि कोई पुष्प द्विलिंगी पुष्प है तो उस द्विलिंगी पुष्प के अंदर ये संभावना बढ़ जाती है कि उस पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिका अग्र तक पहुंच जाए। और जब उस एक ही पौधे के बीच में परागण की क्रिया होती है तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, हम उसको किस नाम से जानते हैं, शोक युग्मन के नाम से जानते हैं। तो यदि कोई द्विलिंगी पुष्प है तो उसके अंदर शोक युग्मन की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। यदि पौधों के अंदर बार बार शोक युग्मन होता रहे तो अच्छी किस्मों का निर्माण नहीं होगा। ये आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि बार बार अगर क्या हो रहा है, शोक युग्मन हो रहा है, तो बार बार शोक युग्मन होने से अच्छी किस्मों का निर्माण नहीं होगा, अच्छी किस्में नहीं बनेगी। अब पौधों के अंदर क्या करना है, इस शोक युग्मन को रोकना है, क्योंकि हमें नए एलील नहीं मिलेंगे। नए जीन के जो जीन है या जो नए एलील है वो हमको नहीं मिलेंगे। तो अब हमको शोक युग्मन को रोकना है। अब पौधों ने खुद ही अपने अंदर कुछ ऐसी युक्तियाँ विकसित कर ली हैं जो इस शोक युग्मन को रोकती है। देखो क्या हुआ, पौधों के अंदर एंजियोस्पर्म पौधों के अधिकांश पुष्प द्विलिंगी होंगे, और अगर जो द्विलिंगी पुष्प है तो कौन से परागण की संभावना बढ़ जाती है, शोक युग्मन की संभावना बढ़ जाती है। यदि बार बार शोक युग्मन होता रहे तो निरंतर अच्छी किस्मों का निर्माण नहीं होगा, और इस घटना को अपन अंत प्रजनन अवनमन कहेंगे। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना कि यदि बार बार शोक युग्मन होता रहे तो अच्छी किस्मों का निर्माण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नए एलील आ ही नहीं रहे, उसी पौधे के एलील बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस घटना को अंत प्रजनन अवनमन के नाम से जानते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अंत प्रजनन अवनमन। तो शोक युग्मन यदि बार बार हो रहा है तो नई किस्मों का निर्माण या अच्छी किस्मों का निर्माण नहीं हो पाएगा, और उसको अंत प्रजनन अवनमन कहते हैं। अब इस पौधों के अंदर अंत प्रजनन अवनमन को रोकने के लिए पौधों ने खुद ही अपने अंदर कुछ ऐसे साधन विकसित कर लिए। प्रकृति ने बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था कर ली है। अब पौधों के अंदर अंत प्रजनन अवनमन को रोकना है तो पौधों ने खुद ही अपने अंदर ऐसे साधन या कुछ ऐसे उपाय विकसित कर लिए हैं। उन सभी उपायों को अपन किस नाम से जानेंगे, बही प्रजनन युक्तियाँ। अब ये ध्यान रहे, बही प्रजनन युक्तियाँ पर परागण के लिए अनुकूलन है, जबकि स्वपरागण या शोक युग्मन के लिए ये प्रतिकूल है। ये शोक युग्मन को रोकने के लिए बनाई गई। अब वो कौन कौन सी युक्तियाँ हैं? तो पहली युक्ति की अगर अपन बात करें तो पहली युक्ति है पौधों के अंदर विषम काल परिपक्वता। अधिकांश पौधे ऐसे होंगे जो इस युक्ति का उपयोग करके शोक युग्मन से बचते हैं। तो विषम काल परिपक्वता का मतलब नाम से स्पष्ट है। यदि किसी पुष्प के अंदर पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों साथ साथ परिपक्व नहीं हो रहे, और जब दोनों साथ साथ परिपक्व नहीं हो रहे तो उस घटना को अपन क्या बोलेंगे, विषम काल परिपक्वता। ये पुंकेसर और जायांग साथ साथ परिपक्व नहीं होते। तो क्या होगा, जब ये दोनों साथ साथ परिपक्व नहीं होगा तो ये शोक युग्मन की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि परागण के लिए दोनों को परिपक्व होना बहुत ही ज़रूरी है। निषेचन के लिए दोनों को साथ साथ परिपक्व होना बहुत ज़रूरी है। तो जब ये दोनों साथ साथ परिपक्व नहीं हो पाएंगे तो शोक युग्मन नहीं होगा। तो पहली जो युक्ति है पौधों ने एंजियोस्पर्म पौधों के अंदर वो है विषम काल परिपक्वता, अर्थात पुंकेसर व स्त्री केसर साथ साथ परिपक्व नहीं होते। दूसरी जो युक्ति पौधों ने, कुछ पौधों के अंदर जो युक्ति है वो अलग प्रकार की है, विषम वर्तिकात्व। ये भी हेटेरोस्टाइल बोलेंगे, विषम वर्तिकात्व। वर्तिकात्व, विषम वर्तिकात्व का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पौधों के अंदर जो वर्तिका की लंबाई है वो अलग अलग है, या बहुत ही छोटी है या फिर बड़ी है। जैसे देखो कुछ पौधे ऐसे हो जैसे जिनकी वर्तिका तो लंबी हो, पुष्प के अंदर वर्तिका क्या हो, लंबी हो, और पुंकेसर की हाइट क्या है, बहुत ही छोटी है। वर्तिका लंबी हो और पुंकेसर छोटे हो, तो तब ये संभावना बढ़ जाती है कि वहाँ पर शोक युग्मन नहीं होगा। जैसे ये वर्तिका की अपन लंबाई करें तो ये स्त्री केसर की वर्तिका तो बहुत लंबी है और पुंकेसर बिल्कुल छोटे हैं, हाइट के इतनी ही हाइट है, तो ये परागण यहाँ पे
नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर शोक युग्मन को रोका जा रहा है। या फिर उल्टा हो जाए, वर्तिका की हाइट क्या हो जाए, कम हो जाए, वर्तिका छोटी है और जो पुंकेसर है वो क्या हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे। तो इस कंडीशन के अंदर भी परागकण उस वर्तिकाग्र पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो भी शोक युग्मन को रोका जाएगा। तो ये दो युक्ति है। तो विषम काल परिपक्वता है और तीसरी जो है वो विषम वर्तिकात्व है, जिसके अंदर पौधों के अंदर शोक युग्मन को रोका जा रहा है। तीसरी एक युक्ति है जिसका नाम है स्व असामंजस्य। अब ये पौधों के अंदर खुद विकसित हुई है। इसके अंदर असामंजस्य कि पौधों के अंदर शोक युग्मन को रोकने के लिए ये एक वंशानुगत प्रक्रम है, जिसमें उसी पुष्प या पौधे पर स्थित अन्य पुंकेसर, अभी इसमें ध्यान रखना कि उसी पुष्प पर या तो उसी पुष्प या पौधे पर स्थित अन्य पुष्प के पराग कणों को नहीं आने देना है। तो इसके लिए स्त्री केसर में ऐसी विशेषता विकसित कर ली है कि भाई अगर इसी पौधे के पुष्प के इसी पुष्प के परागकण आ रहे हो या उस पौधे पर स्थित किसी दूसरे पौधे के उसी पौधे पर स्थित किसी दूसरे पुष्प के परागकण यदि आ रहे हैं, भले या तो खुद के परागकण यहाँ आ रहे हो या फिर दूसरे पुष्प के परागकण यहाँ पे आ रहे हैं उसी पौधे पर स्थित, तो ये वर्तिकाग्र ने ऐसे अपने आप में पौधे ने अपने अंदर साधन विकसित कर लिए हैं कि इस परागकण को वो अंकुरित होने नहीं देगा। और बाई चांस अंकुरित होकर ये पराग नलिका बन भी जाए, इस परागकण से पराग नलिका बन भी जाए, तो इस पराग नलिका को आगे वृद्धि होने नहीं दी जाती। एक बार स्व असामंजस्य को पावा समझते हैं कि ये एक वंशानुगत प्रक्रम है। अधिकांश पौधों में ये देखने को मिलेगा कि यदि खुद उस पुष्प के खुद के परागकण उसी वर्तिकाग्र पे आ रहे हैं तो उस परागकण का वो अंकुरन होने ही नहीं देगा। अगर बाई चांस उस परागकण का अंकुरन हो भी जाए तो पराग नलिका की जो लंबाई है उसमें वृद्धि होने से रोक दी जाएगी। तो इस संपूर्ण घटना से शोक युग्मन को रोका जा रहा है। तो स्व असामंजस्य भी एक प्रकार का युक्ति है शोक युग्मन को रोकने की। उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो जो चौथा जो अपने पास में इम्पोर्टेंट युक्ति है जो एंजियोस्पर्म पौधे ने अपनाई है वो है एक लिंगी पुष्प। अब एक लिंगी पुष्प के बारे में भी आपको आना चाहिए कि एक लिंगी पुष्प होंगे क्या। ऐसा पुष्प जिसके अंदर या तो पुंकेसर हो या फिर स्त्री केसर हो, दोनों में से कोई एक ही भाग उपस्थित हो। बिल्कुल ध्यान से आप सुनेंगे कि एक लिंगी पुष्प क्या होगा, ऐसा पुष्प जिसके अंदर पुंकेसर या स्त्री केसर दोनों में से कोई एक उपस्थित हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक लिंगी पुष्प। तो चौथी जो युक्ति है वो कौन सी हो जाएगी, एक लिंगी पुष्प। आप ध्यान से बताओ कि एक लिंगी पुष्प के अंदर कौन सा परागण कभी नहीं होगा। अब जैसे मैं एक ऐसा पुष्प है जिसके अंदर केवल स्त्री केसर है, एक ऐसा पुष्प है जिसके अंदर केवल पुंकेसर है, अब ये एक लिंगी पुष्प हो गया। अब इसके अंदर जैसे ये एक ही पौधे पर स्थित है, जैसे मक्के के अंदर होता है, मक्के के अंदर दोनों पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पुष्प मादा पुष्प होंगे और उसमें से कुछ पुष्प जो होंगे वो नर पुष्प होंगे। अब याद करो, यदि एक लिंगी पुष्प हैं तो ये परागकण यहाँ पे तो आ सकते हैं, मतलब शोक युग्मन तो होगा ही नहीं क्योंकि पुष्प द्विलिंगी नहीं है, लेकिन सजात पुष्पी परागण हो सकता है। तो एक लिंगी पुष्प है वो शोक युग्मन को रोकते हैं, शोक युग्मन को रोकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन शोक युग्मन को तो रोकते हैं, लेकिन सजात पुष्पी परागण को नहीं रोक पाते हैं। बाई चांस एक ही पौधे पर दोनों पुष्प है, शोक युग्मन को रोकते हैं। तो ये भी आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अब इसके दो चीज़ें आपको एक लिंगी पुष्प के बारे में आपको वेरी इंपॉर्टेंट करके याद रखना है। पहला पॉइंट याद रखना है कि इम्पोर्टेंट करके कि जो दो पौधे हैं अरंडी व मक्का। अब अरंडी व मक्का के अंदर क्या होगा, नर पुष्प व मादा पुष्प एक लिंगी होंगे लेकिन वो एक ही पौधे पर स्थित है। तो जो अरंडी व जो मक्का का जो पौधा होता है वो उभय लिंगाश्रयी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द आया है उभया लिंगाश्रयी। ऐसा पौधा जिसके अंदर नर पुष्प और मादा पुष्प दोनों लगे हुए होंगे, अलग अलग लगे हुए होंगे। नर पुष्प भी होंगे अपने आप में अलग होंगे और मादा पुष्प भी अपने आप में अलग होंगे।
तो वो जो पौधा होगा वो कैसा कहलाएगा, उभयलिंगाश्रयी। तो अरंडी व मक्का के अंदर नर व मादा पुष्प अलग अलग उसी पौधे पर लगे हुए होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, उभयलिंगाश्रयी अगर पौधा है तो स्वकिकमन को तो वो रोक लेगा, क्योंकि पुष्प दो तो अलग है ही, तो स्वकिकमन को तो रोक लेगा। और लेकिन सजात व पर परागण हो ही जाएगा उसके अंदर, लेकिन वो सजात और पर परागण को नहीं रोक सकता है। तो सजात पुष्पी परागण और पर परागण होने की संभावना इसमें ज़्यादा रहेगी, पर परागण। बिल्कुल एक बार वापस समझे कि उभयलिंगाश्रयी किसे कहेंगे। जैसे अपन मक्के की बात करें तो मक्के के अंदर जो शीर्ष भाग है यहाँ पे नर पुष्प लगे होंगे, केवल शीर्ष भाग में कौन से पुष्प लगे होते हैं, नर। और साइड के अंदर जो नीचे की तरफ है यहाँ पे इसके कौन से पुष्प लगे होते हैं, फीमेल फ्लावर या मादा पुष्प लगे होंगे, केवल स्त्री केसर युक्त। और ये ऊपर वाले कौन से पुष्प हो जाएंगे, नर पुष्प। अब याद करो ये नर पुष्प के जो परागकण होंगे वो इस मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पे पहुंच सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे पौधा एक ही है और पुष्प दो अलग अलग है, इन दोनों के मध्य में परागण की क्रिया हो रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सजात पुष्पी परागण। तो मक्के या उभयलिंगाश्रयी पौधों के अंदर कभी भी स्वकिकमन नहीं होगा। अब ये नर पुष्प के परागण किसी दूसरे मक्के के पौधे की वर्तिकाग्र पे जा सकते हैं, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, पर परागण। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जो उभयलिंगाश्रयी पौधे हैं वो स्वकिकमन को तो रोक रहे हैं, लेकिन पर परागण और सजात पुष्पी परागण को नहीं रोक पाते। नेक्स्ट अपन बात करें एक दूसरा जो एग्जाम्पल है पपीता। पपीता है वो पौधा एक लिंगाश्रयी। अब उभयलिंगाश्रयी और एक लिंगाश्रयी में अंतर आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो पपीता का जो पौधा है वो एक लिंगाश्रयी। अब एक लिंगाश्रयी का मतलब क्या हो जाएगा, ये जैसे एक पौधा है, इस पे नर पुष्प लगे हुए हैं, केवल और केवल इस पौधे पे जो पुष्प लगे हुए हैं वो कौन से पुष्प लगे हुए हैं, नर पुष्प। और दूसरा पौधा है उसके पास में स्थित है, पौधा अलग है बिल्कुल, तो यहाँ पर इस पौधे पर केवल कौन से पुष्प लगे हुए हैं, मादा पुष्प। जब नर पुष्प व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर लगे हुए हो, ये अपने आप में पूरे के पूरे पुष्प कैसे हैं, नर पुष्प। इस पौधे पर सारे के सारे पुष्प जो लग रहे हैं वो कैसे हो जाएंगे, मादा पुष्प। ध्यान रखना, तो पुष्प एक लिंगी इधर भी है और एक लिंगी इधर भी है, लेकिन दोनों अलग अलग पौधे पे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जैसे इसके परागकण है यहाँ उड़ के इसकी वर्तिकाग्र पे आ सकते हैं, तो यहाँ पर हमेशा न पर परागण होगा। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना कि एक लिंगाश्रयी पौधे के अंदर हमेशा क्या होगा, पर परागण होगा। पर परागण क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पौधा ही चेंज हो रहा है, ये अलग पौधा है, ये अलग पौधा है, तो हमेशा क्या हो जाएगा, पर परागण होगा। तो उभयलिंगाश्रयी में सजात पुष्पी परागण और पर परागण दोनों हो सकता है, जबकि एक लिंगाश्रयी पौधे के अंदर केवल क्या होगा, पर परागण। ये आपको अच्छी तरह से देखना है। चलो सर, तो ये कुछ युक्तियाँ थी पौधों के अंदर। उस युक्तियों के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार पौधे अपने अंदर स्वकिकमन को रोकते हैं। और स्वकिकमन को हमें क्यों रोकना है कि यदि एक ही पुष्प के अंदर या यदि एक ही पौधे के अंदर बार बार यदि स्वकिकमन होता रहे तो अच्छी किस्मों का निर्माण होना बंद हो जाएगा और घटिया क्वालिटी की किस्म बन जाएगी। तो पौधों ने खुद अपने आप कुछ साधन विकसित कर लिए हैं। पहला जो साधन था वो साधन विषम काल परिपक्वता है, दूसरा जो साधन था वो विषम वर्तिकात्व है, तीसरा जो साधन है सो असमंजस्य है, और चौथा जो साधन है वो है एक लिंगी पुष्प। ये सभी कारण पौधों के अंदर स्वकिकमन को रोक रहे हैं और पर परागण को बढ़ावा दे रहे हैं। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब नेक्स्ट अपनी जो हेडिंग रहेगी वो है पराग स्त्री केसर संकर्षण। पराग स्त्री केसर संकर्षण। अब पौधे के पास में परागण की क्रिया हो गई, पौधे के अंदर परागण की क्रिया हो गई, और क्रिया होने के बाद में उसकी वर्ती स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर परागकण आ गए, बस तो परागण प्रोसेस पूरा हो गया। अब जैसे कि ये वर्तिकाग्र है किसी स्त्री केसर की, पौधे के पुष्प की स्त्री केसर की ये वर्तिकाग्र है, ये इसका अंडाशय है। अब यहाँ पे परागकण आ गए। अब आगे इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसी जाति के परागकण आए होंगे, अलग प्रकार के भी आए होंगे, दूसरी प्रजाति के भी परागकण आए होंगे। तो यहाँ पर वर्तिकाग्र में ये विशेषता होती है कि वो अपनी जाति के परागकणों को पहचाने और जो दूसरी जाति के जो परागकण आए हैं उनको वहाँ से नष्ट कर सके। तो ये
वर्तिकाग्र के अंदर या स्त्री केसर के अंदर विशेषता होती है, जिसको अपन पराग स्त्री केसर संकर्षण के नाम से जानते हैं। परागण क्रिया में क्या होगा, परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, परंतु परागण क्रिया में बिल्कुल सही प्रकार के परागकणों का स्थानांतरण सुनिश्चित नहीं होता है। गलत प्रकार के परागकण भी वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। गलत परागकण का मतलब हो जाएगा कि ये जो परागकण है वो सही भी है और गलत भी है। सही का मतलब क्या हो जाएगा, उसी जाति के, जैसे ये गुड़हल का पुष्प है तो गुड़हल के ही परागकण है, और गलत का मतलब गुड़हल है और किसी के दूसरी जाति के परागकण आ गए, अलग जाति के परागकण आ गए, तो वो तो कोई काम के है नहीं, अलग जाति के परागकण आ गए। तो स्त्री केसर में ये क्षमता होती है कि वो सही प्रकार के परागकणों की पहचान कर सके और अयोग्य परागकणों को क्या करना है, उसको अस्वीकार करना है। ये जो गलत प्रकार के जो परागकण हैं उसको तो क्या करना है, अस्वीकार करना है कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, और जो सही प्रकार के जो परागकण हैं उसको क्या करना है, वर्तिकाग्र को स्वीकार करना होता है। तो ये स्त्री केसर में अपने आप में एक विशेषता होती है कि वो सुयोग्य परागकणों को स्वीकार करे और अयोग्य जो परागकण हैं उसको क्या करे, अस्वीकार करो। अब ऐसा कैसे होगा, तो इस स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में कुछ रसायन होते हैं, उन रसायनों की सहायता से सुयोग्य परागकणों की पहचान की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्तिकाग्र पे कुछ इंपॉर्टेंट क्या हो जाएंगे, रसायन उपस्थित होते हैं, और ये जो रसायन होंगे वो सुयोग्य परागकणों की पहचान कर उन्हें स्वीकार करते हैं। सुयोग्य परागकण की पहचान कर उन्हें स्वीकार करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रसायन कहाँ पे मिलेंगे, तो वर्तिकाग्र पे ये रसायन मिलते हैं जो सुयोग्य परागकणों को स्वीकार करते हैं। और जो परागकण अयोग्य है, कोई काम के नहीं है, तो वो जो परागकण जो काम के नहीं है, वर्तिकाग्र उनको अस्वीकार कर देती हैं और उनके अंदर परागकणों के अंदर अंकुरण नहीं हो पाता है। और जो जिन परागकणों का स्वीकार किया जाता है उस परागकण के अंदर नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी वो कौन सी हो जाएगी, अंकुरण की हो जाएगी। उनके अंदर क्या किया जाएगा, अंकुरण किया जाएगा, और अंकुरण के द्वारा उस पराग कण की जनन छिद्र से होती हुई एक लंबी सी नलिका निकलती है, जिसको अपन पराग नलिका के नाम से जानते हैं। और इस परागकण की जो जनन कोशिका थी, याद करो, जो जनन कोशिका थी वो 2 नरयुग्मक बनाती है। तो जो सुयोग्य परागकण होगा उसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, वो अंकुरित हो जाएंगे। अंकुरित का मतलब उस परागकण के अंदर एक लंबी सी जनन छिद्र से होती हुई एक लंबी सी नलिका निकलेगी, जिसको अपन पराग नलिका के नाम से जानते हैं। ये पराग नलिका निकलेगी, अगर उसी जाति के वो परागकण है तो पराग नलिका निकलेगी। और उस परागकण के अंदर जो जनन कोशिका थी वो अंत में विकसित होकर 2 नरयुग्मक का निर्माण करती है। अब अपने पास में एक ऐसा परागकण बन गया है जिसके अंदर एक पराग नलिका है, और उस पराग नलिका के अंदर कितने नरयुग्मक हैं, 2 नरयुग्मक हैं। तो ऐसा परागकण जिसमें पराग नलिका तथा 2 नरयुग्मक उपस्थित हो, उस संरचना को अपन मेल गैमेटोफाइट या नरयुग्मकोद्भिद कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये कब बनेगा, परागकण के अंकुरण के बाद में बनेगा। उस परागकण में से एक पराग नलिका निकलेंगी, पोलन ट्यूब निकलेगी, और पोलन ट्यूब के साथ साथ उसके अंदर 2 मेल गैमेट बनेंगे, और इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन मेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। क्या हुआ, वापस अपन पराग स्त्री के संकर्षण को समझते हैं कि परागण के क्रिया के द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पे पहुंच जाते हैं। लेकिन हमेशा ये देखा गया कि परागण की जो क्रिया है वो ये नहीं कर पाती है कि भाई जो पहुंचने वाले परागकण जो सही है या गलत है। सही या गलत का पता करना ये किसका काम है, वर्तिकाग्र का काम है। वर्तिकाग्र पे कुछ रसायन होंगे, वो रसायन सुयोग्य परागकणों को स्वीकार करेंगे, और जो अयोग्य या जो गलत प्रकार के जो परागकण हैं उनको अस्वीकार करेंगे। जो परागकण को स्वीकार किया गया है उनके अंदर अब नेक्स्ट प्रोसेस अंकुरण होगा। अंकुरण के दौरान उस पराग नलिका में से एक लंबी सी नलिका निकलती है, जिसको अपन पराग नलिका कहेंगे, और उसके अंदर जनन कोशिका 2 नरयुग्मक का निर्माण करती है। ऐसी संरचना को अपन नरयुग्मकोद्भिद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम किस प्रकार से ये पराग नलिका बन गई है, वो किस प्रकार से बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी और किस प्रकार से निषेचन होगा, वो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।